नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री आज करेंगे स्टार्टअप इंडिया अभियान का शुभारंभ। युवाओं में उद्यमिता की भावना बढ़ाना मकसद। चोटी के उद्योगपति करेंगे शिरकत। पाकिस्तानी जांच टीम ने मांगे आतंकवादियों के डीएनए और फिंगरप्रिंट। एसपी सलविंदर सिंह का होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट। सामरिक जगहों की सुरक्षा ऑडिट करेगी सरकार। $12 साल में सबसे निचले स्तर पर कच्चा तेल $30 प्रति बैरल से नीचे पहुंची कीमत। उत्पाद शुल्क बढ़ाने पर कांग्रेस का एतराज। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ा शीतलहर का प्रकोप। 60 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में बदलाव। श्रीलंका सरकार तमिलों को अधिकार देने को तैयार। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा, सैन्य युद्ध खत्म करने और सभी को न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। हम दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की सभी खबरें, लेकिन खबरों की शुरुआत अफ्रीकी देश बुर्किना फासो से आ रही एक बड़ी खबर से। बुर्किना फासो की राजधानी उआगाडाउगू में आतंकवादियों ने एक होटल में कई लोगों को बंधक बना लिया है। आतंकियों ने कम से कम 20 लोगों की हत्या कर दी है, जबकि 15 घायल हैं। सुरक्षा बलों ने होटल को घेर रखा है और दोनों तरफ से गोलीबारी की आवाजें आ रही हैं। चश्मदीदों के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे स्प्लेंडिड होटल के बाहर 2 कार बम धमाके हुए। इसके बाद 3 से 4 हमलावरों को होटल में दाखिल होते देखा गया। इससे पहले हमलावर होटल के नजदीक कैपेचिनो कैफे में दाखिल हुए, जहां पे उन्होंने कई लोगों की हत्या कर दी। संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी इस होटल का इस्तेमाल करते हैं। कैपेचिनो नाम के इस होटल में संयुक्त राष्ट्र कर्मियों समेत कई विदेशी नागरिक फंसे हो सकते हैं। अलकायदा की स्थानीय इकाई ने होटल पर हमले की जिम्मेदारी ली है। और इसी बीच बुर्किना फासो के विदेश मंत्री अल्फा बैरी ने कहा है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए फ्रांस समेत कुछ और दूसरे देशों के सुरक्षा कर्मियों की मदद ली जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान का मकसद देश के युवाओं में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में देश भर और विदेशों से प्रमुख स्टार्टअप संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिस्सा लेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण स्टार्टअप इंडिया के शुरुआती सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री स्टार्टअप कार्य योजना को जारी करने के साथ ही समारोह को संबोधित भी करेंगे और समापन सत्र के दौरान उद्यमियों से चर्चा करेंगे। दिन भर के इस कार्यक्रम के दौरान कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें अलग अलग मुद्दों और विषयों पर चर्चा की जाएगी। देश में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सीधा प्रसारण की व्यवस्था की गई है। इनके अलावा 350 जिलों के युवा समूहों के समक्ष भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। पठानकोट हमले को लेकर गठित पाकिस्तानी संयुक्त जांच दल यानी कि JIT ने भारत से मारे गए आतंकियों की डीएनए रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट की जानकारी मांगी है, ताकि जल्द से जल्द जांच आगे बढ़ाई जा सके। JIT ने कल इस्लामाबाद में बैठक की। एक अधिकारी ने बताया है कि बैठक में अभी तक गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ में मिली जानकारी पर चर्चा हुई। टीम ने भारत से ये जानकारी भी मांगने का फैसला किया है कि आतंकवादी भारत में कैसे घुसे, कहां ठहरे और क्या वहां कोई अंदरूनी संपर्क था। पाकिस्तानी जांच दल के पठानकोट का दौरा करने की भी उम्मीद है। भारत की तरफ से सूचना मुहैया कराए जाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने JIT का गठन किया था। गृह मंत्रालय में कल हुई उच्च स्तरीय बैठक में भी पठानकोट आतंकी हमले की जांच के लिए पाकिस्तान से आने वाले विशेष जांच दल के दायरे पर बात हुई। साथ ही फैसला किया गया कि सामरिक रूप से अहम सभी जगहों की तय समय में सुरक्षा ऑडिट होगी। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की बैठक में कल इसका फैसला हुआ। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी भी मौजूद थे। 1 घंटे तक चली बैठक के बाद गृह मंत्रालय से बयान भी जारी हुआ। इसमें कहा गया कि सीमा पार के कुछ तथ्यों से खतरा बना हुआ है।
इसलिए खुफिया तंत्र को मजबूत करना जरूरी है। बैठक में आतंकी खतरों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। पठानकोट हमले के बाद सरकार ने सामरिक जगहों की सुरक्षा चाक चौबंद करने की बात कही थी। पंजाब पुलिस के एसपी सलविंदर सिंह का अगले सप्ताह लाइट डिटेक्टर टेस्ट होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल इसका ऐलान किया। पठानकोट हमले के सिलसिले में सलविंदर सिंह से एनआईए पूछताछ कर चुकी है। दरअसल सलविंदर सिंह का दावा है कि 31 दिसंबर की रात को आतंकियों ने उनकी गाड़ी छीनी थी। इसी गाड़ी से आतंकी पठानकोट एयरबेस के पास पहुंचे थे। बाद में ये गाड़ी लवारिस मिली थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आज मुंबई दौरे का दूसरा दिन है। इससे पहले कल राहुल गांधी ने जहां पार्टी के नेताओं को एकजुटता का संदेश दिया, तो वहीं केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। राहुल ने स्वच्छ भारत, स्टार्टअप, स्टैंड अप जैसी सरकार की योजनाओं को भी नाकाम बताया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को 2 दिनों के दौरे पर मुंबई पहुंचे। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री एक के बाद एक योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इन योजनाओं का फायदा न गरीबों को मिल रहा है और न ही उनका कोई असर नजर आ रहा है। दिल्ली में सरकार उनकी है, मुंबई में सरकार उनकी है, महाराष्ट्र में सरकार उनकी है। अगर आपको मुंबई साफ करनी है तो झाड़ू से नहीं होगी। जो सॉलिड वेस्ट बन रहा है उसको आप हटाइए, उसको निकालने का तरीका तैयार कीजिए। सिर्फ भाषण में ये कहने से, इवेंट बनाने से, धूमधाम करने से मुंबई साफ नहीं होगा। राहुल गांधी के इस दौरे को मुंबई कांग्रेस के भीतर पैदा हुई अंतर्कलह को सुलझाने की कोशिश भी माना जा रहा है। हालांकि उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया और ये दिखाने की कोशिश हुई कि पूरी मुंबई कांग्रेस एकजुट है। लेकिन राहुल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकता की नसीहत भी दी। तिल गुड़ गया, गुड़ गुड़ बोला। ये बहुत अच्छी कहावत है। इसको मैं अपने साथ मुंबई से वापस ले जाऊंगा और जहां भी मुझे कांग्रेस पार्टी के नेता मिलेंगे, थोड़ी लड़ाई होती रहती है, उनको मैं ये कहूंगा। और अपने ऑफिस में तिल के लड्डू भी रखूंगा थोड़े। हाल में कांग्रेस दर्शन मैगजीन में पार्टी के शीर्ष नेताओं के बारे में आलोचनात्मक लेख प्रकाशित होने के बाद अभी मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था। 2 दिन पहले भी राहुल के मुंबई दौरे को लेकर बैठक में कांग्रेस नेताओं के बीच ही विवाद की खबर आई थी। ऐसे में राहुल गांधी के सामने संगठन को मजबूत करने की चुनौती है। राहुल गांधी शनिवार को कॉलेज छात्रों से मिलेंगे और बिजली की समस्या पर पैदल मार्च भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंजाब में कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को आगे रखकर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। कांग्रेस इस वक्त राज्य में अपने को मजबूत करने में जुटी हुई है और इसी क्रम में आज पार्टी ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत बादल कांग्रेस में शामिल कर लिया। इसके साथ ही पार्टी ऐसे दलों को भी तलाश रही है जिसके साथ गठबंधन करने से कांग्रेस को चुनावों में फायदा मिल सके। कांग्रेस ने पंजाब में विधानसभा चुनाव से लगभग साल भर पहले अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया है। दरअसल कांग्रेस 2017 के चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी को पता है कि इस बार उसका मुकाबला सिर्फ अकाली दल और बीजेपी से ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से भी है। इसलिए कांग्रेस खुद को मजबूत करने में लगी हुई है। जाहिर है कांग्रेस की इस पहल से अकाली बीजेपी गठबंधन और आम आदमी पार्टी पर भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने का दबाव बनेगा। कांग्रेस पार्टी की सदारत और कैंपेन का चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे। पार्टी को मजबूती देने की दिशा में शुक्रवार को कांग्रेस ने पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत बादल और उनकी पार्टी पंजाब पीपुल्स पार्टी को अपने साथ मिला लिया। पार्टी को भरोसा है कि इस मर्जर से पंजाब में उनकी पार्टी को मजबूती मिलेगी। Now we are all one and we start our campaign off on a good start. दूसरी पार्टी से भी हम बातचीत करेंगे and I hope we will be able to forge some sort of a strong alliance in this coming election. मनप्रीत 1995 से 2007 तक लगातार 4 बार विधायक रहे। 2012 में अकाली दल से अलग होकर दूसरे मोर्चे में शामिल हुए और करीब 6% वोट बटोर लिए। अब कांग्रेस मनप्रीत का इस्तेमाल बादल परिवार के खिलाफ करना चाहती है, लेकिन अकाली दल और बीजेपी को इस बात की कोई परवाह नहीं।
मनप्रीत ने पहले पीपी बनाई थी, जो पीपी बनाने के बाद उसका हशर हुआ, सभी लोगों की जमानतें जब्त हुई। अकाली दल को फर्क ना पहले पड़ा ना आगे कुछ पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ वहां मजबूती से सरकार चला रही है। जब भी चुनाव होगा हमारी सरकार बनेगी। कौन किस पार्टी में जाता है वो उसको तय करना है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चुनावी आंकड़ों पर गौर करें तो कांग्रेस को सूबे की कुर्सी वापस हासिल करने के लिए अभी और मेहनत करनी होगी, क्योंकि 2012 के विधानसभा चुनाव में अकाली बीजेपी गठबंधन को 42% वोट मिले थे तो कांग्रेस को 40%। लेकिन बीते लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने राज्य के करीब 24% वोट पर कब्जा जमाकर दोनों ही दलों की नींद उड़ा दी थी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी जनहित याचिका को सुनवाई शुरू होने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले वकील को 500 से भी ज्यादा बार धमकियां मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। कोर्ट ने कहा कि एक बार सुनवाई शुरू हो जाने के बाद याचिकाकर्ता तो बदल सकता है, लेकिन सुनवाई बंद नहीं होगी। हालांकि ऐसी हालत में कोर्ट एमिकस क्यूरी नियुक्त कर सकता है। याचिकाकर्ता ने अदालत से सुरक्षा दिए जाने की भी मांग की। कोर्ट इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। दरअसल सबरीमाला अयप्पा मंदिर में 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मंदिर में प्रवेश को महिलाओं का संवैधानिक अधिकार बताते हुए नोटिस जारी किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीसीए मामले की जांच के लिए बने आयोग पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि जांच आयोग अपना काम करता रहेगा। दिल्ली सरकार ने पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया है, जो डीडीसीए मामले की जांच कर रहा है। आयोग को 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीसीए की तरफ से दायर मानहानि के केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद कीर्ति आजाद को नोटिस जारी किया है। डीडीसीए ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और निलंबित भाजपा सांसद कीर्ति आजाद पर मानहानि मामला दर्ज कराया है। दिल्ली 15 दिनों तक चले सम विषम फॉर्मूले का कल आखिरी दिन रहा। दिल्ली सरकार ने यह दावा किया है कि इस नियम से प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। इस फॉर्मूले से हुए नफा नुकसान के लिए सोमवार को सभी विभागों के साथ दिल्ली सरकार समीक्षा बैठक करेगी। उधर कांग्रेस ने कहा है कि इस मुहिम को सफल बनाने का श्रेय दिल्ली सरकार की बजाय जनता को जाता है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सम विषम फॉर्मूले का पूरा लेखा जोखा पेश किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 15 दिनों में लोगों को इससे काफी सहूलियत हुई है। सड़कों पर जाम से निजात मिली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए जनता और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग की जमकर सराहना भी की। सबसे ज्यादा लोगों को इसका महत्व नजर आया वो था कि सड़कों के ऊपर कंजेशन कम हो गया। सड़कें खाली हो गई दिल्ली की। जहां लोग 1 घंटे में पहले पहुंचा करते थे वो आधे घंटे में पहुंचने लग गए। जहां लोग 2 घंटे में पहुंचते थे 1 घंटे में पहुंचने लग गए। ये सबसे ज्यादा लोगों को बेनिफिट नजर आया कि दिल्ली की सड़कें खाली हो गई। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने दावा किया कि 15 दिनों में दिल्ली के प्रदूषण स्तर में काफी कमी आई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली की सीमा पर प्रदूषण कम हुआ है। गोपाल राय ने बताया कि 15 दिनों में 9,000 से ज्यादा चालान काटे गए, जबकि हेल्पलाइन नंबर पर 19,000 से ज्यादा लोगों ने कॉल किया। गोपाल राय ने सहयोग के लिए ऑटो चालकों की भी तारीफ की। 400 से 300 जो डेटा आया है वो इस बात को सबूत दे रहा है कि इस दौरान 20 से 25% पोल्यूशन लेवल नीचे गया है। ये एवरेज पूरे दिल्ली के अंदर जो हमने एनालिसिस किया है वो हुआ है। अभी तक टोटल जो इस कल तक का आज कुछ ऐड हो जाएगा, अब तक का जो टोटल चालान हुआ है वो 9,144 चालान काटे गए हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि प्रदूषण को कम करने के लिए और भी उपाय किए जा रहे हैं। निर्माण क्षेत्रों में नियमों का पालन नहीं करने वाले बिल्डरों का चालान काटा गया है। सड़कों और पार्कों में कूड़ा जलाने पर भी जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली के अंदर डस्ट जो होती है कंस्ट्रक्शन साइट्स के सभी के चालान किए जा रहे हैं। अभी हमने 2 दिन पहले मेट्रो की 14 साइट्स को चेक किया था। 14 की 14 साइट का 50,000 रुपये का चालान किया है। दिल्ली में 48 मेजर साइट्स चल रही हैं कंस्ट्रक्शन की। पिछले 15 दिन पहले 46 का चालान किया गया था और 42 का दोबारा से चालान किया गया है। उधर कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण कितना कम हुआ है
ये तो आंकड़े आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या कम हुई है, उसका श्रेय दिल्ली की जनता को जाता है। ऑड इवन से एक चीज तो हमने देखा कि कंजेशन जो सड़कों पे था वो तो अवश्य कम हुआ, परंतु कितना पोल्यूशन घटा है ये जब आंकड़े सामने आएंगे तभी उस पर हम बता पाएंगे। पर इसका मतलब एक बार फिर से मैं दिल्ली के नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं। दिल्ली सरकार सोमवार को सभी विभागों के साथ बैठक करेगी। इस बैठक में इस बात की समीक्षा की जाएगी कि इस नियम के दौरान क्या क्या परेशानियां आई और अगर भविष्य में इस नियम को लागू किया जाए तो समस्याओं से कैसे निजात पाई जा सकती है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। उधर मुंबई में भी सम विषम नियम लागू करने की मांग तेज होती जा रही है। इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। कोर्ट ने इस पर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई नगर निगम से जवाब मांगा है। इनसे 2 सप्ताह में हलफनामा मांगा गया है। याचिका में वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों का हवाला दिया गया। इसमें सरकार को वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए एक समिति बनाने का निर्देश देने की मांग भी की गई है। छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित बस्तर में कल 4 इनामी नक्सलियों समेत 30 ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से 19 मुंडागढ़, 7 मारडूम और 4 लोहनीगुड़ा इलाके के हैं। सभी सरेंडर नक्सली कांग्रेस वैली नेशनल पार्क और कुदूर दलम के सक्रिय सदस्य रह चुके हैं। सरेंडर करने वाले में 19 नक्सली संगठन के दरभा डिवीजन कमेटी के सदस्य हैं, जबकि बाकी के 11 बस्तर डिवीजन के सदस्य हैं। समर्पण करने वाले नक्सलियों में 4 पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था और उनके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं। ये 3 छात्रों का किडनैपिंग का सूचना हमको हमारा गुप्तचर एजेंसीज के माध्यम से कल लगभग दोपहर को मिला था और ये काफ़ी डेलिकेट मामला था। उधर बिहार झारखंड के सीमावर्ती इलाके नवीगढ़ के जंगल में तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने नक्सल कमांडर महेंद्र सिंह भोक्ता उर्फ जीतू सिंह भोक्ता को गिरफ्तार किया है। इस पर गया और झारखंड के सीमावर्ती थानों में 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस महेंद्र सिंह से पूछताछ कर रही है। गया जिले की एसएसपी ने बताया है कि नवीगढ़ जंगल में सर्च अभियान चलाया जा रहा था, तभी नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी खत्म होने पर पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान एक AK-56 राइफल, 102 राउंड जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन और गोला बारूद बरामद किया। इसी दौरान नक्सली कमांडर महेंद्र सिंह भोक्ता को भी पकड़ा गया। सरकार ने कल पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 75 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। 2 हफ्ते से भी कम समय में उत्पाद शुल्क में ये दूसरी बढ़ोतरी है। इससे सरकार 3700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटा पाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम 12 साल के निचले स्तर पर आ गए हैं, लेकिन उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी से कीमत में कटौती पेट्रोल के मामले में 32 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 85 पैसे प्रति लीटर तक सिमट गई। कांग्रेस ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर जनता को थोड़ी राहत देकर ज्यादा वसूली करने का आरोप लगाया। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल खरीदने के लिए जितना भुगतान कर रही है, उसके मुताबिक पेट्रोल 59 रुपए प्रति लीटर के बजाय 19 रुपए प्रति लीटर बेचना चाहिए और डीजल 44 रुपए प्रति लीटर की बजाय 16 रुपए प्रति लीटर बेचना चाहिए। उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को बीजेपी के सत्ता संभालने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 72% कम हुई हैं। और अब बात विदेश की खबरों की। पड़ोसी देश श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के मुताबिक उनकी सरकार तमिलों को उनके अधिकार देने के लिए तैयार है। जाफना में पोंगल उत्सव के मौके पर विक्रमसिंघे ने कहा कि उनकी सरकार असैन्य युद्ध को खत्म करने और सभी लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री ने लोगों को भरोसा दिया है कि जल्द ही आधिकारिक भाषा नीति लागू की जाएगी, जिसके तहत सिंहली और तमिल को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा दिया जाएगा। इस मौके पर विक्रमसिंघे ने सुलह के प्रयासों की रफ्तार धीमी होने के विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। ताइवान में आज राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जा रहे हैं। यहां मुकाबला सत्ताधारी क्योमिंतांग पार्टी के एरिक चू और डेमोक्रेटिक
प्रोग्रेसिव पार्टी की त्यासाई इंग वेन के बीच है। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव जीतती है तो त्यासाई इंग वेन देश की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। पूर्वी एशिया में जारी तनाव, इलाके में चीन और अमेरिका के बढ़ते दखल के बीच ये चुनाव काफी अहम है। इसके अलावा आज ही ताइवान के करीब 1,87,00,000 मतदाता संसद की 113 सीटों के लिए भी वोट कर रहे हैं। इनमें से 79 सीटों पर सीधे वोटिंग होती है, जबकि बाकी की 34 सीटें राजनीतिक पार्टियों को अनुपात के आधार पर मिलेंगी। संसद चुनाव में 18 राजनीतिक दलों के कुल 556 उम्मीदवार मैदान में हैं। 明天我们就要把这股能量释放出来。我以及民主进步党只是这一股能量的一部分。我说过很多次，这次的选举，我们不是要打败任何人。 संयुक्त राष्ट्र ने घेराबंदी के शिकार सीरिया के शहर मदाया में बीमारी, भूखमरी की और कुपोषण की पुष्टि की है। मदाया में राहत पहुंचाने के उपाय तलाशने के लिए शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कहा गया कि लोगों को बचाने और घेराबंदी से निकालकर इलाज और खाना मुहैया कराना बेहद जरूरी है। विद्रोहियों और सरकारी सेनाओं के बीच संघर्ष के चलते मदाया शहर कई महीनों से घेराबंदी की शिकार है। संयुक्त राष्ट्र राहत दल इसी हफ्ते मदाया में पहली बार राहत सामग्री के साथ पहुंचा था। इस दल ने कहा है कि मदाया में कम से कम 400 लोगों को बाहर निकाले जाने की जरूरत है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। In recent days, the Syrian town of Madaya has shocked the world's conscience with harrowing images of malnutrition and hunger. Regrettably, siege and starvation as a weapon of war has become routine and systematic in Syria, with devastating consequences for civilians. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था IAEA आज ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। ईरान ने उम्मीद जताई है कि पिछले साल जुलाई में पश्चिमी देशों के साथ हुए समझौते का पालन करने के लिए उसे आर्थिक प्रतिबंधों से निजात मिल जाएगी। इस बीच प्रतिबंधों को हटाने के मुद्दे पर आज ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ, अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी और यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख फेडरिका मोगेरिनो आज वियना में मुलाकात करेंगे। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि प्रतिबंधों पर फैसला IAEA की रिपोर्ट आने के बाद होगा। अगर प्रतिबंध हटते हैं तो इसका असर ईरान की अर्थव्यवस्था के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर भी पड़ेगा। There are important steps that they have committed to take, and they will not be receiving any sort of sanctions relief until the IAEA has been able to independently verify that those steps have been completed. And the IAEA also moving forward will preserve significant capability to monitor Iran's nuclear program. तुर्की की सेना ने 19 कुर्द विद्रोहियों को मार गिराने का दावा किया है। सेना ने दावा किया है कि उत्तर पूर्वी तुर्की के सिजेरे जिले में विद्रोही संगठन PKK के खिलाफ सैन्य कार्यवाही में 12, सिलोपी में 5 और दियारबाकिर जिले में 2 विद्रोहियों को मार गिराया गया। इस बीच शुक्रवार को सिजेरे के पास धमाकों की आवाज सुनाई दी। तुर्की सेना पिछले कई दिनों से कुर्द विद्रोहियों के खिलाफ हवाई और जमीनी हमले कर रही है। और अब बात करते हैं मौसम की। कश्मीर घाटी और कई पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से उत्तर भारत के मौसम पर असर पड़ा है। कश्मीर घाटी के अधिकतर इलाकों में तापमान 0 से नीचे चला गया। सीमावर्ती लद्दाख के लेह में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक करगिल सबसे अधिक ठंडा दिन रहा। उधर बदलते मौसम का असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली समेत NCR में पारा लुढ़क गया है, जिसके चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कोहरे और धुंध का असर रेलगाड़ियों की आवाजाही पर भी पड़ा है। 60 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई, जबकि कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 हफ्तों तक ठंड का असर बना रहेगा। और मधुर संगीत से लोगों के दिलों में राज करने वाले संगीतकार OP नैयर की आज जयंती है। अपने सुरों के जादू से उन्होंने आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी जैसे कई गायकों को कामयाबी के शिखर पर पहुंचाया। शोक
और रोमांटिक गीत उनकी संगीत की पहचान थे। कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। बचपन से ही संगीत की ओर रुझान और गायक बनने की चाह रखने वाले ओपी नैयर का जन्म 16 जनवरी 1926 को लाहौर में हुआ। मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था। ऑल इंडिया रेडियो से संगीत का सफर शुरू करने वाले ओपी नैयर को फिल्मों में पहला मौका 1949 में फिल्म खनीज में मिला। गुरुदत्त की आर पार उनकी पहली हिट फिल्म थी। गुरुदत्त की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 और सीआईडी फिल्म में उन्होंने संगीत दिया। मेरे सनम फिल्म से उनके संगीत ने नई ऊंचाइयों को छुआ। जाइए आप कहां जाएंगे और पुकारता चला हूं मैं जैसे गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं। पुकारता चला हूं मैं गली गली बाहर की। ओपी नैयर के संगीत और शमशाद बेगम, गीता दत्त, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज ने एक से बढ़कर एक हिट गीत दिए। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। तुम सा नहीं देखा, फिर वही दिल लाया हूँ, कश्मीर की कली, नया दौर उनकी बेहद कामयाब फिल्में थीं। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहां से। जनवरी 2007 में ओपी नैयर साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अपनी बाहों से होने न दे। बुलेटिन में इतना ही और जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री आज करेंगे स्टार्टअप इंडिया अभियान का शुभारंभ। युवाओं में उद्यमिता की भावना बढ़ाना मकसद। चोटी के उद्योगपति करेंगे शिरकत। पाकिस्तानी जांच टीम ने मांगे आतंकवादियों के डीएनए और फिंगरप्रिंट। एसपी सलविंदर सिंह का होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट। सामरिक जगहों की सुरक्षा ऑडिट करेगी सरकार। 12 साल में सबसे निचले स्तर पर कच्चा तेल $30 प्रति बैरल से नीचे पहुंची कीमत। उत्पाद शुल्क बढ़ाने पर कांग्रेस का ऐतराज। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ा शीतलहर का प्रकोप। 60 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में बदलाव। और श्रीलंका सरकार तमिलों को अधिकार देने को तैयार। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा असैन्य युद्ध खत्म करने और सभी को न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।